जब नेहरू जी ने भारत को बेहतर तरीके से समझने के लिए अपने बचपन की ओर रुख किया और भारत को लेकर जो उनके विचार बचपन में आते थे उन्हें दोबारा से याद किया, तो नेहरू जी कहते हैं कि भारत के बारे में जो उनके विचार बचपन में थे वो उनके वक्त और अनुभव के साथ बदलते रहे थे। जैसे जैसे नेहरू जी की उम्र बढ़ती रही और वो भारत की आजादी के आंदोलन से गहराई से जुड़ने लगे, तो नेहरू जी को भारत को जानने के लिए और ज्यादा उत्सुकता होने लगी। नेहरू जी जानना चाहते थे कि जो भारत उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, जिस भारत ने उनके अंदर आजादी के लिए लड़ने का जज्बा पैदा किया है, वो असल में है क्या। केवल यही नहीं बल्कि नेहरू जी ये भी जानते थे कि भारत अपने इतिहास में क्या रहा है, किन चीजों ने भारत को उसके इतिहास में मजबूती दी थी और अब भारत के कमजोर पड़ने की वजह क्या है। इस दौरान नेहरू जी ने अलग अलग तरीकों से भारत को जानने की कोशिश जारी रखी। एक तरफ वो पुराने भारत से सीखने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वो अपने सामने मौजूद भारत को देखकर भी उसके बारे में जानकारियां हासिल करने की कोशिश में लगे हुए थे। भारत के बारे में जानने के अपने इसी सफर को जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया का नाम दिया है। एक समय अलग अलग तरीकों की मदद से नेहरू जी ने भारत के बारे में जानने की कोशिश शुरू की। तब इसी सिलसिले में नेहरू जी ने भारत के इतिहास के पहले पन्ने यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ जानकारी जुटाने की शुरुआत की। सिंधु घाटी सभ्यता को नेहरू जी ने भारत के इतिहास की सबसे पुरानी तस्वीर बताया है। कहते हैं कि सिंध के मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले थे उनसे नेहरू जी बेहद प्रभावित हुए थे। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को देखने के लिए जवाहरलाल नेहरू सन 1931 और 1936 में मोहनजोदड़ो के दौरे पर गए थे। यहाँ पर उन्होंने देखा कि इन ऐतिहासिक अवशेषों की सुरक्षा एवं संरक्षण में ब्रिटिश सरकार द्वारा हद से ज्यादा ढिलाई बरती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप जो अवशेष 5000 सालों से अधिक समय तक जमीन के भीतर सुरक्षित रहे, वो खुदाई के केवल कुछ सालों बाद ही दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं। मोहनजोदड़ो में ब्रिटिश सरकार द्वारा संरक्षण और सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी से बातचीत करने के बाद नेहरू जी को पता चला कि सरकार की ओर से संरक्षण और सुरक्षा के लिए लगभग न के बराबर धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। शुरुआत में ब्रिटिश सरकार का कहना था कि दुनिया भर में मंदी आ जाने की वजह से उनके पास पैसों की कमी है और इसलिए वो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की सुरक्षा और संरक्षण पर ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। हालांकि इस दौरान ब्रिटिश हुकूमत अपने राजकीय ऐशो आराम पर होने वाले खर्चे में कोई कमी नहीं कर रही थी। इसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों का संरक्षण पूरे तरीके से रोक दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की छानबीन के बाद एक हैरानी वाली बात पता चली कि ये प्राचीन सभ्यता काफी हद तक धर्मनिरपेक्ष स्वभाव की थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म की मौजूदगी जरूर थी, मगर धर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय नहीं था। खुदाई के दौरान ऐसे कई सारे सबूत मिले हैं जिनसे ये साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरियन सभ्यता के लोगों के साथ संपर्क में थे। यहाँ तक कि सुमेरियन सभ्यता के व्यापारिक शहर में सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारियों की कॉलोनी मौजूद होने के भी सबूत मिले हैं। इतिहासकारों को भी ये मालूम हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता बेहद प्रगतिशील और विकसित सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया, मिस्र और पर्शिया की सभ्यताओं के साथ लगातार संपर्क में थी और उनके साथ व्यापार करती थी। वहीं कई मामलों में वो उनसे बेहतर भी थी। जहां सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और यहाँ पर व्यापारी वर्ग के लोगों के पास बड़ी संख्या में धन दौलत मौजूद थी। सभ्यता के शहरों की गलियों में छोटी छोटी दुकानें देखने को मिलती थी, जो कि हमें आधुनिक भारत के बाजारों की याद दिलाती हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पास नालियों का बेहतरीन सिस्टम मौजूद था, जिसकी लगातार सफाई की जाती थी। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि उस समय की सिंधु घाटी सभ्यता और आज के भारत के बीच अगर देखा जाए तो काफी बड़ा अंतराल देखने को मिलता है। इस अंतराल के बीच आज के भारत और पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता को आपस में जोड़कर देखना बहुत मुश्किल नजर आता है, मगर इस सब के बावजूद एक निरंतरता का एहसास बना रहता है जो आज के भारत को 6000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ता है। नेहरू जी कहते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष उन्हें हैरान करते हैं, मगर साथ ही भारत की पुरानी परंपराओं, आदतों और पोशाक पहनने के तरीके की याद भी दिलाते हैं, जिसने
लगभग पूरे पश्चिमी एशिया को प्रभावित किया था। क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि भारत के इतिहास की सबसे पुरानी तस्वीर सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में दर्ज है, तो चलिए अब चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। इसमें हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले लोग असल में कौन थे। क्योंकि अब आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान चुके हैं, तो जाहिर है कि हमारे मन में ये सवाल उठेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले लोग आखिर कौन थे। इसके बारे में हमें अभी पक्की जानकारियां तो नहीं हासिल हैं, लेकिन ये बेहद संभव है कि सिंधु घाटी सभ्यता को स्वदेशी लोगों ने ही बसाया हो और इसका संबंध दक्षिण भारत की द्रविड़ जाति से हो। वहीं कई विद्वानों ने भी दक्षिण भारत की द्रविड़ जाति और सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोगों की जाति में समानता के कई लक्षण देखे हैं। हालांकि ये भी मुमकिन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले लोग कहीं बाहर से आए हों, लेकिन उनके आने की तारीख बहुत ज्यादा पुरानी रही होगी। इस प्रकार हर लिहाज से हम उन्हें भारत के स्वदेशी निवासी कह सकते हैं। अब इसके बाद हमारे मन में ये जानने के लिए उत्सुकता होती है कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हो गया। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत भारी बाढ़ जैसी किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से हो गया था। गौरतलब है कि सिंधु नदी अपने भयंकर बाढ़ के लिए भी जानी जाती है। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत धीरे धीरे मौसम के बदलाव की वजह से हुआ। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता का आकार इतना बड़ा था कि एक झटके में सभ्यता का खत्म होना वाकई में बेहद मुश्किल नजर आता है। मगर जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव कटने लगा, तो उसी हिसाब से सभ्यता में शहरों की संख्या बढ़ने लगी और कृषि का प्रभाव बढ़ने लगा। भारत के इतिहास के इस दौर में शहरी सभ्यता भी मौजूद थी और कृषि प्रधान सभ्यता भी। भारतीय इतिहास के इस दौर में कृषि के बढ़ते हुए प्रभाव को आर्यन जाति के लोगों से जोड़कर भी देखा जाता है, जो कि उत्तर पश्चिम दिशा से भारत आए थे। माना जाता है कि आर्यन जाति के लोग सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होने के लगभग 1000 वर्ष बाद भारत में पधारे थे। वहीं उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले आर्यन और दक्षिण भारत के द्रविड़ जाति के लोगों का जब आमना सामना हुआ, तो भारत के इतिहास में पहली बार दो संस्कृतियों का गठजोड़ देखने को मिला। दोनों ही संस्कृतियों ने एक दूसरे की खूबियों और खामियों को अपनाया और एक दूसरे के जीने के तरीकों को स्वीकार किया। इसी गठजोड़ की तरह आने वाले समय में ईरानी, ग्रीक, पर्शियन, बैक्ट्रियन, सिंथियन, हुड, तुर्क, क्रिश्चियन और यहूदियों जैसी अलग अलग संस्कृतियों के लोग भारत में आए। देश में आए लोगों ने तब भारत की संस्कृति पर अपना प्रभाव छोड़ा और उसमें सम्मिलित हो गए। इसके साथ ही आर्यन और द्रविड़ संस्कृतियों के उस गठजोड़ ने एक ऐसी जमीन तैयार कर दी जिसने भारत को अलग अलग संस्कृतियों को सहेजने वाला और अपने में समेटने वाला देश बना दिया। वहीं बाहर से आने वाले लोगों ने भारत पर अपना प्रभाव तो छोड़ा ही, इसके साथ ही उन पर भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला। इसके बाद ही भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रभाव में बाहर से आने वाले लोगों में भी हिंदू धर्म के तत्व शामिल हो गए। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब में आगे हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं। जब चीन के मशहूर तीर्थयात्री आई चिंग 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, तब वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मध्य एशिया के लोग भारत के निवासियों को हिंदू नाम से पुकारते हैं। हालांकि ये नाम बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। भारत के लिए आर्य देश नाम कहीं ज्यादा उपयुक्त रहेगा। गौरतलब है कि भारत में धर्म के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे पुराना शब्द आर्य धर्म था। आर्य धर्म केवल एक धर्म नहीं था, बल्कि उसका महत्व एक धर्म से भी ज्यादा बढ़कर था। धर्म शब्द की उत्पत्ति जिस शब्द से हुई है, उसका मूल अर्थ होता है एक साथ जोड़कर रखना। धर्म एक नैतिक अवधारणा होती है जिसमें नैतिक संहिता और मनुष्य के कर्तव्यों की पूरी श्रृंखला शामिल होती है। आर्य धर्म में भारत में पाए जाने वाले सभी धर्म शामिल थे, फिर चाहे वो वेद से जुड़े हों या ना हों। वहीं इस शब्द का इस्तेमाल बौद्ध धर्म और जैन धर्म द्वारा भी किया गया। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने मुक्ति के अपने रास्ते को आर्य पथ का नाम दिया था। वैदिक धर्म शब्द का इस्तेमाल भी उस द्वार के उन सभी धर्मों के बारे में बताने के लिए किया जाता था जो कि वेदों की शिक्षाओं पर चलते थे। इस प्रकार जो धर्म वेदों की शिक्षाओं पर यकीन करते थे, उन्हें वैदिक धर्म कहा जा सकता है। वहीं सनातन धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है पुराना धर्म, और इस शब्द का इस्तेमाल भी भारत के सभी पुराने धर्मों के लिए किया जा सकता है। इनमें बौद्ध,
और जैन धर्म भी शामिल हैं। अपनी किताब में आगे नेहरू जी लिखते हैं कि अब हिंदू धर्म के कुछ एक परंपरावादी लोगों ने सनातन शब्द पर केवल अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया है और वो खुद को सनातन धर्म का उपासक मानते हैं। निश्चित तौर पर बौद्ध और जैन धर्म को हिंदू धर्म के नाम से नहीं बुलाया जा सकता और उन्हें वैदिक धर्म का भी दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसके बावजूद ये दोनों धर्म भारत में ही जन्मे हैं और भारतीय संस्कृति और नीति का एक अभिन्न अंग है। इसलिए भारतीय संस्कृति को अपनी संस्कृति कहना गलत है। हिंदू धर्म एक आस्था के तौर पर निराकार है। इसके अनेक पक्ष हैं और हर इंसान के लिए इसकी एक अलग परिभाषा हो सकती है। इसलिए हिंदू धर्म को किसी एक परिभाषा के तहत परिभाषित करने का काम बेहद मुश्किल है। लेकिन अंत में शायद ये जरूर कहा जा सकता है कि अपने धर्म की मूल भावना जियो और जीने दो वाली है। इसलिए कहा जा सकता है कि अपने इतिहास को लेकर आज तक हिंदू धर्म में अलग अलग आस्थाओं और धर्मों से अलग अलग चीजें सीखी हैं और अपने में सम्मिलित की हैं। हालांकि महात्मा गांधी ने हिंदू धर्म को एक परिभाषा देने की कोशिश की थी। महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हिंदू धर्म को एक परिभाषा देने के लिए कहा जाए तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अहिंसक तरीके से सत्य की खोज करना ही हिंदू धर्म है। एक इंसान नास्तिक होकर भी खुद को हिंदू कह सकता है। हिंदू धर्म सच्चाई का धर्म है और सच्चाई ही भगवान है। हम एक बार भगवान के लिए इनकार कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई के लिए इनकार करना हमें नहीं आता है। चलिए अब चलते हैं अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम जानेंगे भारत के पुराने साहित्य और पौराणिक कथाओं के बारे में।